हाय एवरीबॉडी, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं बीइंग एजुकेशन। तो दोस्तों, जो हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ शुरू कर रखी है, आज उसी में अपना एक नया चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम फंडामेंटल राइट्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और दोस्तों, एक और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो भी दोस्त कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, यानी एग्ज़ाम ओरिएंटेड, उसको कोई हेल्प इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई अदर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय प्रदीप साहू सर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम केवल मूल अधिकारों की व्याख्या, ये क्या होते हैं, उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। और जो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के जो अनुच्छेद है, उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम कि भाई अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। अधिकार सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्राकृतिक अधिकार, जिसमें मनुष्य या पशु सभी सम्मिलित होते हैं। उन्हें जीने का, सांस लेने का जो अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकारों में आते हैं। उसके बाद मानव अधिकार, इसकी शुरुआत यूएनओ ने सन 1948 में की थी। ये जो 1948 का चार्टर एक्ट आया था, उसी के तहत यूएनओ ने मानवाधिकार की शुरुआत की थी। इसके बाद जो हमारा मेजर जो टॉपिक है वो मूल अधिकार, और इसके बाद कानूनी अधिकार। अब हम मूल अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम कि भाई मूल अधिकार होते क्या हैं, या मूल अधिकार की क्या परिभाषा है। जिसमें मूल का अर्थ है कि जो जीवन के लिए आवश्यक है, जिसमें भौतिक, नैतिक, बौद्धिक या आध्यात्मिक या हम धार्मिक भी कह सकते हैं, जो हमें अधिकार दिए जाते हैं वो मूल में आते हैं। और जो आगे अधिकार है, उसका अभिप्राय यह है कि कुछ देना व कुछ पाना, यानी कुछ देने के बदले कुछ पाना। सरकार हमारे पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है, जिससे हमारी स्वतंत्रता तो कम हो जाती है कि हम अपनी स्वतंत्रता है जो वो तो सरकार को दे रहे हैं, और इसके बदले में हमें सरकार अधिकार प्रदान करती है। यानी सरकार जनता को उनकी स्वतंत्रता के बदले कुछ शक्तियां प्रदान करती है, जिससे सरकार की शक्तियां सीमित हो जाती है। अब आगे की मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सरकार को अनुशासन व्यवस्था स्थापित करने और जनता को कठोर या मनमानी कानूनों से आज़ादी देने के लिए मूल अधिकारों को संविधान में जोड़ा गया। सरल शब्दों में यदि हम समझे तो जो सरकार कठोर कानून बनाती है, उससे हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए मूल अधिकारों को अपनाया गया। कठोर कानूनों से हमारी सुरक्षा कौन करता है? मूल अधिकार। और मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान हमारी न्यायपालिका करती है, यानी सर्वोत्तम न्यायालय करता है, सर्वोच्च न्यायालय। अब हम मूल अधिकारों की परिभाषा जानने के बाद अब हम पढ़ेंगे इतिहास, मूल अधिकारों का इतिहास। जिसमें सर्वप्रथम 1215 में जो ब्रिटेन के राजा थे सम्राट जॉन, उन्होंने जनता को कुछ मूल अधिकार दिए। इसके लिए उन्होंने एक लिखित दस्तावेज बनाया, जिसे मैग्ना कार्टा पत्र कहा गया। और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 या मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। इसके बाद
1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसके बाद नागरिक व मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसके तहत जनता को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए और इसी के चलते मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण फ्रांस के ही राजा लुई 14वें को फांसी पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, इसके इतिहास में हम कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं केवल उन्हीं को ही पढ़े जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को। यूँ तो इससे पहले भी 1689 में बिल ऑफ राइट्स जो ब्रिटेन में पेश किया गया था, हम उसको भी पढ़ सकते हैं। यदि हम ऐसे पढ़ने लगे तो केवल हम ब्रिटेन के बारे में ही पढ़ते रहेंगे। अब इससे आगे 1791 में अमेरिका ने अधिकारों को अपनाया, यानी मूल अधिकारों को अपनाया। इसे बिल ऑफ राइट्स कहा गया। यानी जब सर्वप्रथम अमेरिका ने मूल अधिकारों को अपनाया था, अपने संविधान में इनको जगह दी थी, तब इन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा गया था। और अमेरिका का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 1789 में। और इसे कब अपनाया गया? 1791 में। यानी अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकार नहीं थे। अब ये तो बात हो गई विदेशों की। अब हम आगे पढ़ेंगे कि भारत में मूल अधिकारों की मांग किस किसने उठाई, जिसमें सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में मूल अधिकारों की मांग उठाई थी। इसके बाद 1925 में एनी बेसेंट ने, और 1927 में जो मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसी में भी मूल अधिकारों की मांग उठी। इसके बाद मोतीलाल नेहरू ने मूल अधिकारों की मांग उठाई। इन्होंने सबसे पहले लिखित मांग उठाई थी मूल अधिकारों की, नेहरू रिपोर्ट में। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भी मूल अधिकारों की मांग रखी थी। 1934 में अंग्रेजों द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जो थी संयुक्त संसदीय समिति। इसका गठन इसके लिए किया गया था कि क्या जो 1935 में जो अधिनियम आना है, उसमें मूल अधिकारों को जगह दी जाए या न दी जाए, यानी इनको 1935 के अधिनियम में लाया जाए या नहीं। और समिति ने यह फैसला किया कि मूल अधिकारों को कोई जगह न दी जाए। इसके बाद 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति का गठन किया गया। इस समिति ने कहा कि संविधान सभा को मूल अधिकारों पर विचार करना चाहिए, यानी इन्हें संविधान में अपनाना चाहिए। और इन्होंने साथ ही साथ एक और बात कही कि ये वाद योग्य होने चाहिए। वाद योग्य यानी ऐसे अधिकार जिन्हें हम न्याय में रख सके, यानी यदि इनका उल्लंघन हो तो हमें न्यायालय की भी सहायता मिले। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को, यानी भारतीय मूल संविधान में अधिकारों को जोड़ दिया गया। और इसका श्रेय दो व्यक्तियों को जाता है, जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जेपी कृपलानी, क्योंकि मूल अधिकारों से संबंधित समितियां इन्हीं के पास थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार समिति के प्रधान थे और जेबी कृपलानी मूल अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मूल अधिकार यह भारतीय संविधान के भाग 3 में है और भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। हमने मूल अधिकारों को कहाँ से अपनाया या कहाँ से लिया? हमने अमेरिकी संविधान से मूल अधिकारों को अपनाया। भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और
राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति। यानी मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कानून की सरकार बनना, ना कि व्यक्तियों की। यानी सभी कानून के समक्ष समान है और केवल कानून के ही द्वारा सरकार बननी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है कि मानव का चहुमुखी विकास करना, यानी भौतिक, नैतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास करना। किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद संपत्ति का जो अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अब वह कानूनी अधिकार है जो भारतीय संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300A में है। 300A में है। यानी भारतीय मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अब कितने हैं? 6। किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब मूल अधिकार और कानूनी अधिकारों में क्या अंतर होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ते हैं मूल अधिकारों की विशेषता, जिसमें सर्वप्रथम कुछ नागरिकों के लिए नहीं बल्कि कुछ नागरिकों व विदेशियों दोनों के लिए है। यानी जो भारतीय मूल अधिकार है वो कुछ नागरिकों के लिए और कुछ नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है। और ये मौलिक अधिकार या मूल अधिकार असीमित नहीं, वाद योग्य है। इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लग सकता है। वह मूल अधिकारों को सुरक्षा उच्चतम न्यायालय प्रदान करता है, जो हम पीछे की स्लाइड में ये दोनों पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। ये स्थायी नहीं है, इनमें चेंज हम कर सकते हैं, कोई भी बदलाव ला सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और जो आर्टिकल अनुच्छेद 19 है, इसको केवल तभी स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर कोई आपातकाल लगा हो। और अनुच्छेद 31 इनके कार्य या कार्यवाही की कुछ सीमाएं हैं। ये थी मूल अधिकारों की विशेषताएं। इससे पहले हमने पढ़ा था मूल अधिकार के पर बेसिक। इससे पहले हमने पढ़ा कि भारत में मूल अधिकारों की मांग किसने रखी, और इससे पहले इतिहास, और इससे पहले हमने पढ़ा अधिकारों के प्रकार। आज की वीडियो यहीं पर हमारी पूरी होती है। अब अगली वीडियो हमारी रहेगी आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक। और यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब। और यदि आपको वीडियो में कुछ कमी लगे या फिर कुछ आप इंस्ट्रक्शन देना चाहे तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय साहू सर, प्रदीप साहू सर, उसको ज्वाइन करना न भूलें। थैंक यू।